अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले आपको खबर देंगे कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नुमाइंदे खुसूसी साइमन गास ने अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अमीर खान मुत्तकी और अब्दुल सलाम मुत्तकी से मुलाकात की है। अफगानी वजारत खारिजा के मुताबिक खबर यह आ रही है कि इस मुलाकात में यहाँ पैदा होने वाली जो इंसानी बहरान से निमटने के लिए बरतानिया क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात की गई है। और साथ ही साथ जी बात यह भी हुई है कि मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ बनने से महफूज रखने के लिए इक़दामात की क्या अहमियत है। और ये भी बात हुई है कि जो लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं उन्हें महफूज रास्ता देने के हवाले से क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, बरतानिया इसमें किस तरह से अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। इस मुलाकात में अक़लियतों, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक़ के हवाले से भी बातचीत की गई है। ये वो मौज़ूआत हैं जो दुनिया भर में जब भी अफ़गानिस्तान की बात होती है तो इन पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, बहुत ज़्यादा बहस की जाती है कि यहाँ जो अक़लियतें बसती हैं, जो ख़वातीन बसती हैं, जो लड़कियों की तालीम के मसाइल हैं, आया वो हल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। इस पर आज इस अहम मुलाकात में बात की गई है। तालिबान से मुलाकात में नुमाइंदे खुसूसी साइमन के साथ अफ़गानिस्तान के लिए बरतानवी मिशन के जो सरबराह हैं वो भी शामिल थे। आपको ये भी बताएं कि आज अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पासपोर्ट का इजरा शुरू कर दिया है। पासपोर्ट के महकमे के कायम मकाम सरबराह आलिम हक्कानी कहते हैं कि हर रोज़ 5 से 6 हज़ार नए पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे। बायोमेट्रिक लेने के लिए किसी मर्द को इजाज़त नहीं दी जाएगी और औरतें ही औरतों का बायोमेट्रिक लेंगी। 25,000 पासपोर्ट तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं, जबकि 1 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ये भी इसी बात का इंदिया है, इसी जानिब इशारा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट्स के लिए ये दरखास्तें जो हैं ये मौसूल हो रही हैं। बहरहाल जी, पासपोर्ट का इजरा हो या बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के जो नुमाइंदे खुसूसी अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं इनकी अहम मुलाकातें हों, इस पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है इंतहाई अहम शख्सियत से। अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, यूके से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं। अतर साहब पहले तो ये फरमा दीजिएगा, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के जो नुमाइंदे खुसूसी हैं उनका अफ़गानिस्तान पहुँचना, 3 अहम शख्सियात से गुफ्तगू करना, बड़े सारे अहम मामलात को डिस्कस करना, ये किस जानिब इशारा है? कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर ये सवालात भी उठ रहे हैं। और क्या ये वाक़तन ऐसा होने जा रहा है कि अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाएगा या बरतानिया की जानिब से? अतर साहब देखिए, हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें फिलहाल, लेकिन जमीनी हकायक को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है। अगर किसी से आपने डील करना है तो आपको उन्हीं के साथ डील करना पड़ेगा। अब ये जो दौरा था ये इंतहाई अहमियत का दौरा है। इस दौरे के अंदर जो बातें हुई है ना, उसमें एक बात ये भी हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द ग्रुप को पनाह नहीं मिलनी चाहिए। ये ना हो कि वहां पे दहशतगर्द ग्रुप वापस आ जाएं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये जो तालिबान थे इन्हीं को ही दहशतगर्द कहता था बरतानिया, इन्हीं के खिलाफ बातें होती थी। और अब उन्हीं से ये बात करना कि आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द ना आए, तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन ताल्लुकात में अगर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन ना भी हो लेकिन ताउन बढ़ता रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ चीजें जा रही हैं जिसका इशारा आपने भी किया। ठीक है। अच्छा, आज ये जो मुलाकातें हुई हैं इनमें यकीनन जब अक़लियतों के हवाले से बात हुई है, ख़वातीन के हवाले से बात हुई है, छोटी बच्चियों के स्कूल्स को लेकर बात हुई है, उनकी एजुकेशन को लेकर बात हुई है, तो क्या इत्तलात आप तक हैं या आपका तज्ज़िया क्या कहता है? किस टोन में जवाब दिया गया होगा तालिबान रहनुमाओं की जानिब से, अब्दुल गनी बरादर की जानिब से, अमीर खान की जानिब से, अब्दुल सलाम की जानिब से? क्या वाज़े तौर पर यह कह दिया गया होगा कि नहीं जी हमारी पॉलिसीज़ में कोई अमल दखल ना करे, हम वही करेंगे जो हमने अपने मुल्क के अंदर करना है? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लचक दिखाई जाएगी क्योंकि अब अफगान हुकूमत खुद ये चाह रही है कि उनको तस्लीम किया जाए आलमी सतह पर, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं तो नरमी हमें दिखानी होगी कुछ मामलात में ही सही? जी देखिए, ये जिन तालिबान से आज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के नुमाइंदा खुसूसी मिले हैं, ये उन तालिबान से बहुत मुख्तलिफ हैं जो तालिबान कतर के अंदर बैठे हुए थे। इसलिए कि उस वक्त वो एक तरह से किसी गैर मुल्क के अंदर थे, एग्जाइल के अंदर थे, वो मुज़ाकरात कर रहे थे और उनका पावर के अंदर किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं था अफगानिस्तान के अंदर। इस वक्त जो तालिबान है वो इस अफगानिस्तान की हुकूमत है, तो उनका रवैया ऑब्वियसली वैसा ही होगा जैसा किसी भी हुकूमत का होता है। कोई उनको तस्लीम करे या ना करे, ग्राउंड रियलिटी
रियलिटी ये है कि इस वक्त काबुल के अंदर उनकी हुकूमत है, पूरे अफगानिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, और इस चीज का इदराक मगरिब को और खुसूसन बरतानिया को भी है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने नुमाइंदा खुसूसी को वहां पे भेजा, जो बड़ा इन इन सारे हालात में, जिन हालात के अंदर एक क्रिकेट टीम ने इन्होंने खित्ते के अंदर भेजी कि जी सिक्योरिटी का इशू है, इतने सीनियर सफारतकार को अफगानिस्तान भेजना, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं इस दौरे को। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, ख्वातीन की एजुकेशन का ताल्लुक है, उनकी नौकरियों का ताल्लुक है, तालिबान बार बार ये कहते रहे हैं कि जो भी राइट्स माइनॉरिटीज के हों या फीमेल्स के हों, ख्वातीन के हों, वो उनको मिलेंगे। इस हवाले से एक मखसूस सेगमेंट ऑफ मीडिया पाकिस्तान के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी, वो बार बार इन चीजों को हाईलाइट करता है और ये कहने की कोशिश करता है कि जी वहां पे ख्वातीन के साथ मसाइल हो गए, वहां पे माइनॉरिटीज के साथ मसाइल हो गए। जी मसाइल यकीनन होंगे, इसलिए कि आइडियल सूरत हाल नहीं है ये। कोई हम किसी स्कैंडिनेविया के कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पे 20 साल तक अमेरिका रहा, $2 ट्रिलियन उसने खर्च किए, और आखिर में वो रातों रात वहां से भागा। किस तरीके से भागा वो भी सबने देखा। तो उस सोसाइटी के अंदर इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन होते हुए, सब लोगों को उनके हकूक मिलते हुए, ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन तालिबान ने बार बार इस चीज का यकीन दहानी करवाई है। और आज जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी जो मेरी सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ये यकीन दहानी करवाई गई है, चाहे ख्वातीन हो चाहे माइनॉरिटीज हो, सबको उनके हकूक दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ पासपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। जो हमने देखा था 15 अगस्त को, जिसका बनना जो है वो कह दिया गया था कि अब रोक दिया गया है, मजीद पासपोर्ट्स नहीं बनेंगे नए अहकामात आने तक। आज से उसका फिर से आगाज कर दिया गया है। 25,000 दरखास्तें जो हैं अतर साहब, वो कहा जा रहा है कि प्रोसेस में हैं, और मजीद 1 लाख दरखास्तें जो हैं वो आज के आज ही मौसूल हो गई हैं। बहुत ज्यादा रश हमने देखा था कि ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था जहां ये दरखास्तें दी जा सकती हैं। लेकिन मुझे जरा एक चीज बता दीजिएगा कि पहले जो अफगान हुकूमत एक पासपोर्ट जारी करती थी, उस पासपोर्ट में, और अब ये जो तालिबान एक इंतजामिया एक पासपोर्ट जारी कर रही है, इस पासपोर्ट की रिस्पेक्ट में कितना फर्क होगा जब हम दूसरी दुनिया की बात करते हैं, दीगर ममालिक की बात करते हैं जहां जहां ये लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं? और फिर आप नहीं समझते हैं कि यहाँ के अवाम अभी भी खुद को कहीं ना कहीं गैर महफूज समझ रहे हैं, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं? क्यों इतनी बड़ी तादाद में दरखास्तें जो है मौसूल हो रही हैं? क्या है वहां के अवाम के जहन में? अच्छा, ये जो आपने पासपोर्ट का जिक्र किया कि इतनी बड़ी हाँ। तादाद में दरखास्तें भी मिली, और इसके साथ साथ अभी ही अफगानिस्तान से ये चीज भी रिपोर्ट हुई है कि जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कहा है कि जितनी भी ख्वातीन वर्कर्स थी जो पासपोर्ट ऑफिस में काम कर रही थी, वो वापस अपनी नौकरियों पे आए और आके अपनी नौकरियों को ज्वाइन करें, इसलिए कि वहां पे ऑब्वियसली ख्वातीन भी आती हैं अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए। बायोमेट्रिक कह रहे तो हैं कि ये मर्द ये नहीं जो करेंगे, ख्वातीन ही करेंगी, तो उसके लिए भी जरूरी है। उसके लिए भी जरूरी है। और दूसरा, इसकी दूसरा पहलू ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि वहां पे ख्वातीन को जॉब्स की इजाजत नहीं होगी, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो उस हवाले से भी एक तरह से ये एक मुस्बत कदम है कि उन्होंने वापस जितनी भी ख्वातीन वहां पे नौकरी कर रही थी उनको कहा कि आप वापस आएं और अपनी जॉब्स को जारी रखें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इतनी बड़ी तादाद में लोग पासपोर्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? देखें, जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि ये वो मुल्क है जहां से दुनिया की सबसे ताकतवर एक ताकत, फौजी ताकत, बल्कि इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री अलायंस 20 साल तक लड़ने के बाद रातों रात वहां से भागा है। तो वहां पे नाकाम हुआ हालात है। हम्म। वहां पे हालात नॉर्मल तो नहीं है। वहां पे लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं। आपको पता है कि वहां पे इस वक्त ईंधन का मसला भी है, वहां पे बैंक्स के अंदर पैसों का मसला भी है। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छे तरीके से पुरअमन जिंदगी गुजारे और उसके साथ साथ जो बेसिक सहूलियात हैं वो भी मुहैया हों। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग की ख्वाहिश है कि मुल्क को छोड़ा जाए, वीजे अप्लाई किए जाए। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो बैन अल-अक़वामी ताकतें हैं उनकी भी इसके ऊपर नजर है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी अपने वहां पे नुमाइंदा खुसूसी को भेजा कि आप जाके उनसे बात करें, ताकि अगर इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां से निकलेंगे तो फिर वो किधर जाएंगे? तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए मसला बनेगा, ह्यूमैनिटेरियन मसला बनेगा। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर ही इसको हल किया जाए। ठीक है। आखिरी आखिरी चीज अतर काज़मी साहब जिसमें मैं डालूंगी, मुख्तसरन आप रोशनी डाल दीजिएगा। मैं पासपोर्ट रिस्पेक्ट की बात कर रही थी, उसी तरह से इसकी रिस्पेक्ट होगी जैसे पहले पासपोर्ट था अफगान हुकूमत जो इजरा किया करती थी, जिसका या अभी आपको लगता है कि नहीं, कुछ ममालिक हिचकिचाएंगे इन लोगों को वीजाज देते हुए? देखिए, अभी तो बहुत सारे ममालिक इनको जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि वो तो मानते ही नहीं इस हुकूमत को, तो मसाइल तो होंगे। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी
جن کی 3 लाख फौज रातों रात बैठ गई, जिनके सदर रातों रात गायब हो गए, तो उनकी उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, पूरी दुनिया ने कितनी रिस्पेक्ट की, वो भी हमने देखा। तो दुनिया को भी समझने की ज़रूरत है कि जो ज़मीनी हालात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखें और जो भी इस वक़्त वहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करें। तो मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स तो होंगी शुरू में, लेकिन चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ ही गामज़न हैं। ठीक है जी, चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की जानिब जाएँगी और बहुत सारे ममालिक जो हुकूमत को ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनके लिए पासपोर्ट या इन चीज़ों की अहमियत नहीं है, जब तक कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता उनकी जानिब से। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी डिटेल में हमें चीज़ें समझा रहे थे, ख़ासतौर पर तालिबान हुकूमत को लेकर, और ये जो नुमाइंदे ख़ुसूसी की जानिब से आज विज़िट किया गया है, उसको लेकर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। और जिस तरह से अतर साहब कह रहे थे कि चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है, तो एक और जगह पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें और मामलात कुछ न कुछ सुलझाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश हो रही है फ्रांस और अमेरिका के दरमियान। कैसे हो रही है ये भी आपको बता देते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने आज कहा है कि इस माह के आखिर में अमेरिकी सदर बाइडेन से रोम में उनकी मुलाकात होगी और उन्हें ये उम्मीद है कि दोनों मुल्क मुस्तकबिल में दोबारा इत्तेहादियों की तरह से काम करते दिखाई देंगे। 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में मुलाकात से कबल गुज़श्ता माह दोनों से दूर की टेलीफोन पर भी बातचीत हुई है। फ्रांस ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया था और दोनों मुल्कों के माबैन ऑकस मुआहदे के बाद सिफारती कशीदगी शुरू हो गई थी। ऑकस मुआहदे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ आबदोजों की फराहमी के मंसूबे को खत्म कर दिया था, जिस पर हमने देखा कि फ्रांस का रिएक्शन सामने आया था। ऑकस मुआहदे को फ्रांस की जानिब से मुखालिफत का सामना भी रहा है, क्योंकि उसने जो आबदोज़ें फ़रोख्त करनी थी, ज़ाहिर है वो फ़रोख्त नहीं कर सका, उसका मुआहदा ख़त्म हो गया था, तो उसकी तरफ से रिएक्शन तो बनता था। लेकिन आज स्लोवेनिया में यूरोपीय यूनियन के हुक्मरानों का इजलास हुआ है, जिसमें अमेरिका और चीन के हवाले से यूनियन के जो मामलात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस पर भी आज हमें बात करनी है। तो बहुत सारी जगहों पर हमें मामलात जो हैं वो कुछ ना कुछ उलझते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सारी जगहों पर हमें सुलझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज जब हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो आपको बताएं कि गुज़श्ता मार्च से बीजिंग को इक़्तिसादी पाबंदियों का निशाना ही बना चुकी है। इस मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूनियन की खारिजा पॉलिसी पर भी गौर किया है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त यूनियन को नज़रअंदाज किया था और ऑकस माहिदा भी यूनियन के बगैर किया गया। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की मगरबी बाल्कन की 6 रियासतों के रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई है। ये 6 रियासतें चाहती ये हैं कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन इस हवाले से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि अभी तक इन रियासतों में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के मयार पर पूरा उतरता हो। ये मामला किस जानिब जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ बात कर लेते हैं जी फ्रांस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की, और इसी पर हमने मदु किया है, दावत दी है यूनुस खान साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे, हमें बताया जा रहा है कि अभी हमारा उनसे राबता नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे कि हम उनसे रब्ता कर सकें। लेकिन हम जो सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं वो ये है कि फ्रांसीसी सदर का आज बड़ा अहम एक बयान सामने आया है। अहम इसलिए है कि दोनों ममालिक यानी फ्रांस है और अमेरिका है, इसके दरमियान जो दूरियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी ऑकस मुआहदा होने के बाद, अब वो दूरियां कुछ पॉसिबिलिटी पैदा हुई है कि शायद कुछ कम हो सके। जब ऑकस मुआहदा हुआ था तो फ्रांस ने अमेरिका से अपना रिएक्शन, शदीद तरीन रिएक्शन देते हुए अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था। कशीदगी दोनों के माबैन बढ़ गई थी, मज़ीद कुछ ज़्यादा बातचीत हुई नहीं थी। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जिसने ये मुआहदा ख़त्म किया था आबदोज़ें लेने का फ्रांस से, तो उसने कहा था कि ठीक है, अगर फ्रांस नाराज़ है तो कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे लिए, हमें कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है फ्रांस को मनाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रांस को और अमेरिका को कुछ ना कुछ जल्दी है कि वो आपस में मामलात सुलझाना चाहते हैं। यही वजह है कि 30 और 31 अक्टूबर को यानी मंथ एंड पे, ये जो महीना है इसके आखिर में G20 कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होने जा रही है। और इस मुलाकात से कबल दोनों सदूर जो हैं वो टेलीफोन पर बात भी कर रहे होंगे। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसमें लेकर हुई है। अब देखना यह है कि इस पर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का क्या रद्द अमल सामने आ सकता है, या ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया क्या इसमें अपनी कोई शराइत रख रहे होंगे, क्योंकि ऑकस मुआहदे में वो भी शामिल है और फ्रांस को उन पर भी एतराज़ात थे। बरतानिया के किरदार को लेकर भी फ्रांस ने बहुत सारे सवालात उठाए थे, लेकिन अमेरिका के किरदार पर उसको सबसे ज़्यादा एतराज़ था। और यही वजह है, वो जिम्मेदार भी यही समझता था कि उसके आबदोज़ों का जो मुआहदा है वो ख़त्म ही अमेरिका ने कराया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उन्हें कायल किया गया है अमेरिका की जानिब से। इसीलिए फ्रांस ने अपना सदर वहाँ से, अपना जो सफ़ीर है नाज़रीन, वहाँ से वापस बुला लिया था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से ये फैसला किया गया था। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे ये कशीदगी जो है ये काफ़ी अरसा तक चलने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर फ्रांस नाराज़ है तो उसे इस नाराज़गी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको अभी अगर इंतज़ार करना पड़ता है कि फ्रांस मान जाए, रजामंद हो जाए, तो इसके लिए वेट कर सकता है, उसे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अहम मुलाकात होने जा रही है।
अच्छा बहरहाल जी, साथ ही साथ हम कुछ आपको मनाजिर भी दिखाएंगे, कुछ बात भी करेंगे यूरोपीय यूनियन की, जिसने गुज़श्ता मार्च से बीजिंग को इक़्तिसादी पाबंदियों का निशाना बना रखा है। इस पर भी बात होने जा रही है। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान। जी वालेकुम सलाम। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। यूनुस खान, पहले तो ये बता दीजिएगा कि असल में अगर देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं? क्या आप समझते हैं कि इनमें बेहतरी आने के कुछ इम्कानात मौजूद हैं? अगर थोड़ी सी एफर्ट किसी एक जानिब से की जाए तो ज़्यादा कुछ हालात बेहतर हो पाएंगे यूनुस? देखें, अभी जो हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं वहाँ पर तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन के दरमियान जो बदइतमादी है उसमें इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की वजह से यूरोपियन यूनियन नाराज़ थे। फिर जो यूरोपियन शहरी जो वहाँ से अफगानिस्तान से इनहिला के हवाले से भी इनके बहुत से जो एतराज़ात मौजूद थे। अब जो नया मुआहदा हुआ है ऑस्ट्रिया और यूके और अमेरिका के दरमियान आकाश जो मुआहदा हुआ है, उस हवाले से यूरोपियन यूनियन मज़ीद नाराज़ हो चुके हैं। बल्कि जो जर्मनी एक बहुत अहम मुल्क है, उनकी जो चांसलर है उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप को अपने जो फैसले हैं वो खुद करने पड़ेंगे। फ्रांस के सदर ने भी ऐसे इशारे दिए थे कि हम अगर नेटो से भी निकलना पड़े तो हम उससे निकल सकते हैं, और हम यूरोपियन यूनियन की अपनी एक फ़ौज के हवाले से भी सोच रहे हैं। बहुत सख्त बयानबाजी हुई थी और उसके बाद अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को कहा था कि सख्त बयानबाजी से इज्तनाब किया जाए और हमारी कोशिश होगी कि मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से तय कर लिया जाए। लेकिन अब तक जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं उसमें बदइतिमादी की फ़िज़ा अभी तक बरकरार है और अमेरिकन के हवाले से यूरोपियन ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ठीक है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन अब जब G20 कॉन्फ्रेंस में ये एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इससे पहले हम देख रहे हैं टेलीफोन पर बात का भी इंदिया दिया गया है कि दोनों के दरमियान, फ्रांसीसी सदर के दरमियान और अमेरिकी सदर के दरमियान टेलीफोन पर भी बात हो रही होगी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ काम बैकग्राउंड में भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में बेहतर हो सकें? यूनुस? जी बिल्कुल, ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अमेरिकन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो यूरोपियन को भी एंगेज कर रहे हैं और खासकर आप देख लें कि इस महीने के आखिर में जो रूम है, इटली में, यहाँ पे G20 का इजलास होने जा रहा है। उस हवाले से ये फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी है, उन्होंने पेरिस का दौरा किया था, 2 रोज़ा दौरा था, और उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि जो हमारे यूरोपियन यूनियन और खासकर फ्रांस के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने फ्रांस हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे कोई बयानात सरकारी सतह पर ना दी जाएँ जिनसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हों। तो इस हवाले से दोनों ममालिक में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पर किया जा रहा है, और उसी का आज हम देख रहे हैं कि आज फ्रांस में ये ऐलान किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अपना सफ़ीर वापस बुलाया था, उनको अब ऑस्ट्रेलिया वापस भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हालात कुछ ना कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़ीर भी वापस भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये फरमा दीजिएगा, यूरोपीय यूनियन के हवाले से मैं चाहूँगी कि हम कुछ मज़ीद बात कर लें। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है चीन को लेकर, अमेरिका के मामलात क्या हैं चीन के हवाले से, बहुत सख्त पॉलिसी हमेशा से अपनाई जाती रही है। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को यूरोपीय यूनियन का कोई ताउन हासिल हो पाएगा उस तरह से चीन की इस मुखालिफत के साथ? देखिए जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं ज़्यादातर यूरोपियन पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करता हूँ, और 2 महीने पहले जो हम चीज़ें देख रहे थे कि चाइना के खिलाफ बहुत सख्त करारदादें आ रही थी इंसानी हुकूक के हवाले से, और वो सारा जो कुछ भी हो रहा था इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। अमेरिकन प्रेशर्स की वजह से यूरोपियन यूनियन उनका साथ दे रहे थे। लेकिन जब से ये मामलात खराब हो रहे हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने चाइना के हवाले से एक बहुत ही मुख्तात रवैया इख्तियार किया हुआ है। लाजमी बात है कि अब यूरोपियन यूनियन अपने तहफ़्फ़ुज़ात की दूरी तक जो अमेरिकन के कहने पे चाइना के खिलाफ इतना नहीं जाएंगे, और यही चीज़ जो G20 में जो इजलास होने जा रहा है उस पर भी असरअंदाज होगी। चाइना के हवाले से यूरोपियन यूनियन के जितने लीडर्स हैं वो भी बहुत मुख्तात रवैया अपनाए हुए हैं, जबकि इससे पहले हम देख सकते थे कि वो इंसानी हुकूक और दूसरी चीज़ों को लेकर चाइना को इंतहाई तनकीद का भी निशाना बनाते रहे।
ठीक है जी। बहुत सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं यूरोपीय यूनियन के दरमियान भी, अमेरिका को लेकर और साथ ही साथ फ्रांस को लेकर भी ये सारी चीज़ें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी पर अपना तज्जिया यूनुस खान आप शेयर कर रहे थे पेरिस से बराह रास्त वीडियो लिंक पर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, आप हमारी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, और अभी आपको बता देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम चीन की बात करते थे, जिसको अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन चाइना दुनिया भर में बहुत सारा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी आपको बताएं कि चीन और बड़े-आज़म अफ्रीका के 50 ममालिक के दरमियान गुर्बत को कम करने के हवाले से ऑनलाइन इजलास हुआ है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। क्या कुछ तय पाया है इस इजलास के अंदर, किस तरह से ममालिक के अंदर गुर्बत को कम किया जा सकता है, ममालिक का आपस में ताउन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताउन किस तरह से काम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में समोई हैं, आपको दिखाते हैं। अफ्रीका के 50 ममालिक और चीन के दरमियान गुर्बत को कम करने के हवाले से गुज़िश्ता रोज एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में चीन के सफीर चिन शू ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि चीन अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है और ऐसे इकदाम करने के लिए तैयार है जिससे यहाँ गुर्बत की शरह में कमी हो, खित्ते में तरक्की आए और यहाँ के ममालिक की अवाम हमारे ताउन से मुस्तफीद हो सकें। उन्होंने कहा चीन ने गुर्बत खत्म करने का संग मील अपने बेहतर हिकमत अमली के जरिए उबूर किया है। चीनी सफीर का कहना था कि गुर्बत में कमी होने से इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा चीन और अफ्रीका अच्छे दोस्त, शराकतदार होने के साथ साथ तरक्की के लिए मुश्तरका मनाजिल के मुसाफिर हैं। वबा के दौरान दोनों अतराफ ने एक दूसरे के साथ ताउन के नए बाब खोले हैं और दोनों के ताल्लुकात मजबूत दोस्ती में ढल चुके हैं। चीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया की तरक्की का एक रोड मैप दिया है और आलमी ताउन की बात की है। इस मौके पर कैमरून के सफीर का कहना था कि गुर्बत से इंसानी हुकूक की पामाली होती है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा गुर्बत के खात्मे को अपने 2030 के एजेंडे में अपनी सबसे पहली तरजीह रखे। चीन और अफ्रीका में गुर्बत की शरह कम करने के लिए इक़दाम उठा रहा है और उसे अफ्रीका बराज़म के ममालिक में कदर की निगाह से देखा जाता है। अफ्रीका में गुर्बत ने इंसानों की जिंदगियों को बुरे तरीके से मुतासिर कर रखा है। यहाँ चंद एक लोगों के अलावा अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। चीन जहाँ लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए इकदाम उठा रहा है और यकीन रखता है कि इससे आलमी गुर्बत की शरह में यकीनन कमी होगी। एक और अहम मामला जिस पर हमें बात करनी है वो है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से खबर ये आ रही है कि आज ग्वांतानामो बे में एक कैदी के मुतालिक CIA के 2 कॉन्ट्रैक्टर से जो पूछताछ की गई है उस हवाले से केस की समाअत करेगी। इस कैदी को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। हुकूमत चाहती है कि कैदी की तहकीकात करने वाले CID के साबिक एहलकारों से सवालात न किए जाएं। ये मामला क्या है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, कब इस बारे में मजीद हम जान पाएंगे। एक रिपोर्ट हमने इस पर तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट आज ग्वांतानामो बे में अलकायदा के अबू जुबैदा के हवाले से केस की समाअत करते हुए हुकूमत की तरफ से दायर करदा दरखास्त पर दलाइल सुनेगी, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि CIA के साबिक 2 कॉन्ट्रैक्टर्स जेम्स और जॉन ब्रूसी को पोलैंड में होने वाली तहकीकात में पूछगछ से इस्तिस्ना दिया जाए, जबकि ये दोनों CIA एहलकार अबू जुबैदा से होने वाली तहकीकात में टीम का हिस्सा थे और मज़कूरा कैदी को पूछगछ के दौरान शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मज़कूरा कैदी का ताल्लुक फलस्तीन से है और उसे 2002 में गिरफ्तार किया गया था। ये उस वक्त से अमरीकी कैद काट रहा है और गुज़िश्ता 15 साल से क्यूबा में अमरीकी नेवल बेस में जेल में दिन गुजार रहा है। अबू जुबैदा की उम्र 50 साल हो चुकी है और तशद्दुद से उसकी एक आंख जाया हो चुकी है। उसने एक महीने में 83 मरतबा वाटर बोर्डिंग जैसी अजियत का सामना किया है। अमरीकियों का मौक़िफ़ है कि ये शख्स अलकायदा की सरबराह उसामा बिन लादेन का साथी था। अबू जुबैदा के वकीलों की कोशिश है कि इन दोनों CIA कॉन्ट्रैक्टर्स को पोलैंड में होने वाले फौजदारी मुकदमे की तहकीकात में कमीशन के सामने लाया जाए ताकि इनसे अबू जुबैदा के साथ होने वाले तशद्दुद की तहकीकात की जाए और उनसे इस हवाले से तफ्तीश की जाए। उस वक्त की अमरीकी वजीर दिफा ने अबू जुबैदा के बारे में कहा था
कि वो अमरीकियों के पास है, हम उसके जिम्मेदार हैं और उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा, हम इससे मसावी मालूमात हासिल करेंगे ताकि मुस्तकबिल में दहशतगर्दी की वाक़यात से बचाव मुमकिन हो सके। इस केस की समाअत करने वाले जज कोरोना में मुब्तला हैं और वो टेलीफोन के जरिए समाअत करेंगे। अमेरिका में 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने बहुत सारे लोगों को जेल में कैद किया था। अब भी वहाँ 40 कैदी मौजूद हैं। अबू जुबैदा उनमें से एक है। और अब हम चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां फुटबॉल की ख़वातीन खिलाड़ियों ने ये शिकायत की है कि उन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा है। जी हां, मी टू मुहिम जो बहुत अरसे से शुरू है, उसी के तहत ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। जिनसी हरासगी की शिकायत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी टॉप स्कोरर खिलाड़ी लीसा डी वेना की जानिब से की गई है। वेना का कहना है कि उसे अपने पूरे करियर में जिनसी हरासगी और बुरी हरकत का सामना करना पड़ा है और ये बुरी फजूल हरकतें और बदतमीज़ी सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से की गई थी। वना का कहना था कि उन्हें 20 साल करियर में बहुत से कल्चरल मसाइल का सामना भी रहा। एक दूसरी खिलाड़ी हैं जो बैसन, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक रवा रखा गया। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इस हवाले से किसी किस्म का बुरा सलूक कतअन नाकाबिल बर्दाश्त है। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया की इंतजामिया ने खिलाड़ियों से कहा है कि वो आगे बढ़ें और अपने साथ नारवा सलूक के हवाले से शिकायत दर्ज करवाएं। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया का इस बारे में ये भी कहना है कि खिलाड़ियों के हवाले से शिकायत का मुकम्मल इजाला करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, कुर्रा अर्ज़ पर रोनुमा होने वाली मौसमी तब्दीलियों और उसके सबब समंदरों का बढ़ता दर्जा हरारत ज़ेरे आब मरजान की चट्टानों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। हालिया एक मुतालियाती रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में मरजान की 14% चट्टानें गायब हो चुकी हैं और बकिया को बढ़ते समंदरी दर्जा हरारत से शदीद खतरात का सामना है। इस बारे में डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। दुनिया में मौसमों के बदलते मिजाज और कुरार्स पर रूनमा होते हुए मौसमी तगय्युरात समेत समुद्रों के पानी का बढ़ता दर्जा हरारत ज़ेरे आब मरजानी चट्टानों के लिए मादूम होने का सबब बन रहा है। हालिया शाया होने वाली एक मुतालियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर समुद्रों के पानी में इसी रफ्तार से हिद्दत बढ़ती रही तो इनके असरात से समुद्रों में मौजूद मरजानी चट्टानें अपनी हस्ती खो देंगी। अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा मरजान की चट्टानों के हवाले से आलमी डाटा नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009 से 2018 के दरमियान दुनिया भर में मौजूद मरजानी चट्टानों का 14% हिस्सा सफ़े हस्सी से मिट चुका है। तफसील के मुताबिक 11,700 मुरब्बा किलोमीटर पर गायब होने वाली मरजानी चट्टानें कैनियन नेशनल पार्क के कुल रकबे का 2.5 गुना बनती थी। साइंसदानों का कहना है कि समुद्र के पानी में बढ़ती हिद्दत से मरजानी चट्टानों के वजूद को खतरात लाहक हैं। इस रिपोर्ट में मरजानी चट्टानों की 12,000 जगहों 73 ममालिक में इनके हवाले से मुतालियाती तज्जियात समेत गुज़िश्ता 40 साल के आदादो शुमार को तरतीब दिया गया है। माहिरीन और साइंसदानों का ख्याल है कि समुद्रों के पानी में हिद्दत बढ़ने का बड़ा सबब मौसमी तगय्युरात हैं जो इंसानी हाथों का किया धरा है। इस हवाले से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके जनूबी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक मशरक एशिया, मगरबी बहर हिंद, खलीज और खलीज ऑफ ओमान हैं। माहीगीरी, साहिलों पर होने वाली तरक्की और समुद्रों के पानी में फैलती आलूदगी जैसे दीगर अनासर भी मरजानी चट्टानों को मुतासर करने का सबब बन रहे हैं। अगस्त में मौसमी तहज्जुरात के हवाले से बैनुल हुकूमती पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गुज़िश्ता एक सदी के दौरान समुद्रों की दर्जा हरारत में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। इससे कबल ये अमल 11 साल पहले देखा गया था। मरजानी चट्टानें समुद्रों की कुल तह का सिर्फ 1% बनती हैं, लेकिन ज़ेरे आब रहने वाली 25% समुद्री हयात को रहने के लिए पनाह देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरजान से बनने वाली अशिया और इनके हवाले से होने वाली सियाहत से 2 खरब 700 अरब डॉलर्स की सालाना मुआशी सरगर्मियां होती हैं। रिपोर्ट आपने देखी। दुनिया भर से मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर कर लें। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस की मदद से 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में तरमीम की गई है। वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के टैक्सों, लेवीज़ और टैक्स से मुतालिक ख़जाने को नुकसान के मामलात पर ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों, ज़ैली कमेटियों के फैसलों पर नहीं हो सकेगा। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल, एक्निक, NFC, CDWP, स्टेट बैंक के फैसलों पर भी ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। ऑर्डिनेंस की मदद से 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 में भी तरमीम की गई है। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से एहतसाब अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद एहतसाब अदालत का जज तैनात किया जाएगा, जिसकी उम्र 68 साल से ज़ायद ना होगी, और एहतसाब अदालत के जज की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर मुमलिकत को एहतसाब अदालत के जज को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑर्डिनेंस के तहत 1999 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 में भी तरमीम की गई है। ऑर्डिनेंस के तहत सदर मुमलिकत कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में अगर इत्तफाक़ राय नहीं हो सकेगा तो उस सूरत में सदर मुमलिकत तमाम नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। 50% मेंबरान हुकूमत, 50% मेंबरान अपोजिशन से होंगे। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी। चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार आर्टिकल 209 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के तरीक़ाकार जैसा होगा। ऑर्डिनेंस के तहत 4 साला मुद्दत के खात्मे पर बरसरे ओहदा चेयरमैन नैब को दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन इस ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन की तैनाती तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। 1999 के नैब ऑर्डिनेंस में नए सेक्शन 31DD का भी इजाफा किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर किसी भी बैंक के बोर्ड या मालियाती इदारे के खिलाफ इंक्वायरी, तफ्तीश या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। नाज़रीन, आपसे शेयर करें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और अभी आपको लेकर चलेंगे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, जहां सेंट फ्रांसिस्को के दिन की याद में एक मेला रखा गया था, और इस मेले में लाया गया बहुत सारे जानवरों को, और ये वजह ये थी इसकी कि पालतू जानवरों की सेहत सलामती के लिए यहाँ पर दुआएं करनी थी। सेंट फ्रांसिस्को को ब्राज़ील में जानवरों के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखा जाता है। मज़ीद डिटेल्स क्या है इस मेले में और क्या कुछ हुआ है, सारी तफसील इस रिपोर्ट में है। गुज़िश्ता
गुज़िश्ता रोज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में रोमन कैथोलिक के पैरोकारों ने साओ फ्रांसिस्को डी एसिस के दिन के हवाले से तकरीबात में जानवरों के मेले का इनेकाद किया है, जिसमें शुरका अपने पालतू जानवरों को इस मेले में साथ ले आए हैं। इस मेले का इनेकाद हर साल इस चर्च के मुल्हिका इलाके में किया जाता है। इस साल वबा के बायस इस मेले में लोगों की तादाद को महदूद किया गया है। इस जानवरों के मेले में चर्च के पादरी से जानवरों की सेहत सलामती की दुआएं भी करवाई जाती हैं। इन लोगों का अकीदा है कि यहाँ जानवर को ले आने से खैरो बरकत होती है। सेंट फ्रांसिस्को को यहाँ जानवरों के मुहाफिज के तौर पर माना जाता है। इस मेले में लोग अपने सांप, कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे पालतू जानवर लेकर चर्च जाते हैं। यहाँ बाजार सजाया जाता है और जानवरों के लिए दुआ या तकारीब का इनेकाद भी किया जाता है। साओ फ्रांसिस्को डी एसिस 1182 में इटली में पैदा हुए। उन्हें फितरत के दिलदादा के तौर पर माना जाता है। फ्रांसिस्को का मानना था कि पालतू जानवरों के लिए दुआओं का होना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें रोमन कैथोलिक के पैरोकार जानवरों का निजात दहिंदा और जानवरों से प्यार करने वाला सेंट समझते हैं। नायब पादरी मैथ्यूस का कहना है कि हम सेंट फ्रांसिस्को के वास्ते से अपने पालतू जानवरों के लिए सेहत और सलामती की दुआएं करते हैं, ताकि ये हमारे घरों में और हमारी जिंदगियों में खुशी का सामान हो। तालिब इल्म गब्रिला का कहना है कि जानवर भी इंसानों की तरह महसूसात रखते हैं और वबा की वजह से ये भी बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि इन्हें तवील अरसे तक घरों में कैद रहना पड़ा है। दुनिया भर में होने वाली अहम मामलात से हम आपको आगाह कर रहे हैं। अहम खबरें आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की हैं। अभी हम आपको एक राउंड अप दिखाने जा रहे हैं, जिसमें और भी बहुत सारी अहम खबरें आपके लिए मौजूद हैं। न्यू दिल्ली भारत में किसानों की हलाकत के मामले पर हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। ऑपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी जवाब दें कि उन्हें किस एफआईआर या हुक्म के बगैर हिरासत में रखा गया, लेकिन किसानों को मारने वालों को नहीं पकड़ा गया। फसादात में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में सामने आने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के कैथोलिक चर्च के पादरियों ने सन 2050 से अब तक तकरीबन 2,16,000 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। ज्यादती का शिकार होने वालों में ज्यादातर लड़के हैं। वजीर आजम इमरान खान और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ, जिसमें पोलियो के खात्मे के लिए काविशों, ग़िज़ाइयत को बेहतर करने और मालियाती खिदमात में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। माइकल स्लेटर ने कोरोना से मुतल्लिक पाबंदियों पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन पर तनकीद की, जिसके बायस उन्हें कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया। माइकल स्लेटर ने मुंबई में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से भारत से ऑस्ट्रेलियाई शहरियों की वतन वापसी पर पाबंदी के फैसले पर शदीद तनकीद की थी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि अंटार्कटिका को मौसमी तगय्युरात, समुद्रों में फैलती आलूदगी और गैर कानूनी माहीगीरी से सख्त खतरात लाहक हैं। दुनिया भर में होने वाली अहम खबरों से हमने आपको आगाह किया। कल रात फिर आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।